हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेन्द्र सर आज झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए एक नई कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड पोएम ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक विच नेम इज कीपिंग क्वाइट। You know that this poem has been written by Pablo Neruda, who was a Nobel Prize winner. पैब्लो निरोदा के द्वारा लिखी गई यह एक बड़ी शानदार कविता है और पैब्लो निरोदा एक इतने महान कवि हैं जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया 1971 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप इस कविता से जुड़े रहें और फुल वीडियो को आप वॉच करें। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस पोएम एंड गेट ए ग्रेट लेसन अबाउट योर लाइफ। बिफोर टीचिंग दिस पोएम, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस पिक्चर। ऐसे तो मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को देखें और महसूस करें आखिर क्या है। आप जब किताब खोलोगे, आपको पता है कि मेरे साथ आप पोएम कैसे पढ़ते हो। यू मस्ट हैव ए बुक बिफोर यू। तो आप अपनी किताब को निकाल लें, अपने सामने रखें और किताब में भी यह तस्वीर अंकित है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह समझने का प्रयास किया होगा, दिस इज अ ह्यूमन चेन। यह एक मानव श्रृंखला है। मानव श्रृंखला का निर्माण क्यों किया जाता है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को याद होगा कि पिछले साल बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने शराब बंदी के लिए एक मानव श्रृंखला का क्रिएशन किया था और पूरी दुनिया को एक संदेश देने का प्रयास किया था कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ and drinking spoils our family, our society, our country। तो ठीक उसी प्रकार पैब्लो निरूदा ने भी अगर मानव श्रृंखला की बात की है तो उसके मन में भी एक खास उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? पैब्लो निरूदा का मोटो क्या है? कहता, थ्रू दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इन दिस पोएम। इस कविता में कवि आत्मचिंतन की आवश्यकता पर जोर देता है एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग। आत्मचिंतन क्यों? ताकि मानव के बीच आपसी तालमेल की भावना क्रिएट किया जाए। बच्चों, आप लोगों को मेरा एक स्लोगन याद है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा काम पढ़ाना नहीं, आपको जगाना है। तो इस कविता में आने से पहले एज ए स्टूडेंट आपको इस कविता से क्या मैसेज मिलता है, मैं उस पर थोड़ा ध्यान देता हूं। आप इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। व्हाट डज इट मीन? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? तो इट इज वन टाइप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी खुद को
खुद का मूल्यांकन करना कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। प्यारे बच्चों, इस कविता को पढ़ाने के पहले मैं आप सबों को एक टास्क देना चाहता हूं। कहा जाता है अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो आप आत्मचिंतन करो, क्योंकि आत्मचिंतन आत्म परिवर्तन का कारण बनता है। कोई भी इंसान अगर आज बहुत सफल है, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया है। देखिएगा इसका फायदा कितना है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, बाय कीपिंग क्वाइट, बाय इंट्रोस्पेक्शन वी कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज आवर एक्टिविटी। हम अपनी गतिविधियों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वी कैन नो अबाउट आवर डिमेरिट्स, आवर वीकनेसेस, आवर फॉल्ट्स, so that we can improve ourselves। आत्मचिंतन के द्वारा व्यक्ति अपने गलतियों को, अपने कमजोरियों का एहसास करता है और अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है। अगर आत्मचिंतन करने के बाद आपको यह पता चले कि एक काम गलत है, हमने वो काम गलत किया, या जैसे आप सारे विद्यार्थी को गार्जियन पढ़ने के लिए सर भेज देता है, लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यहां आकर के एंजॉय करने लगते हैं, तो आपको एक टास्क है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस अगर जीवन में विद्यार्थी उतार ले कि रोज रात में सोने के पहले आपको आत्मचिंतन करना है अपने उस दिन के बारे में कि आखिर आज दिन भर मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था। इफ यू आर डूइंग गुड, ऑटोमेटिकली योर हार्ट विल टेल यू दैट यू आर डूइंग गुड। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो आपकी आत्मा कभी नहीं कहेगी कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हमेशा से मैं एक लाइन कहता हूं कि ये मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ। एक मानव ही सबसे अच्छा जज करता अपने बारे में। नोबडी नोज अबाउट मी बेटर देन मी। मुझसे बेहतर मेरे बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। कितनी बड़ी सच्चाई है। तो प्यारे बच्चों, रोज अगर आप आत्मचिंतन करोगे, अपने माता पिता का चेहरा रोज अगर आप याद करोगे कि आखिर उनकी ख्वाहिश क्या है, वो हमसे चाहते क्या है, तो यकीन मानिए आप कभी भी अपने पथ से नहीं भटकेंगे। और अगर भटकेंगे तो रात को आपकी आत्मा आपको याद दिलाएगी और फिर आप सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ोगे। तो आपका रास्ता भी पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करना है। तो ये हो गई विद्यार्थियों के लिए आत्मचिंतन की बात। सीधी सी बात, आत्मचिंतन हमारे अंदर की कमजोरियां, हमारे अंदर की गलतियां, हमारे अंदर की डिमेरिट्स को सामने लाता है ताकि उसको हम दूर करके जीवन में आगे बढ़ सके, लाइफ को इंप्रूव कर सके। अब इस कविता के फीलिंग के बारे में समझिए। पैब्लो नेरूदा ने यह महसूस किया कि आज पूरी दुनिया के लोग, समाज के लोग सब अपने लिए जी रहे हैं। Each and every person is running after money। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। Nobody is thinking about the society।
इस आधुनिक समाज में हम इंसान इतने कट चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि हमारे पास दूसरों के लिए सोचने का वक्त नहीं है। बस हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। अरे अपने बारे में तो जानवर सोचता है। इंसान का मतलब यह होता है कि जो दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो यह जो ह्यूमन चेन है, यह जो मानव श्रृंखला है, यानी थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू यूनाइट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एक मंच पर वो खड़ा करना चाहती है। आत्मचिंतन करने की बात करता है कि हम पूरी दुनिया के लोग ये सोचें कि आज हम परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, केमिकल बम बना रहे हैं, रफेल आ रहा है, बड़े बड़े युद्ध के सामान तैयार किए जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उस सामान से क्या मच्छर मारा जाएगा? यानी टुडे मैन हैज बिकम द एनिमी ऑफ मैन। मानव ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु आज बन रहा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें आत्मचिंतन करने की बात करता है, ताकि हम मानव के बीच एक आपसी तालमेल की भावना क्रिएट किया जा सके। चलिए अब इस कविता के मैसेज पर मैं बात करूं तो थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू स्प्रेड पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया में शांति फैलाने की बात करता है, टू यूनाइट द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे लोग को एकता के सूत्र में बांधना चाहता है, आत्मचिंतन करने की बात करता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी तालमेल की भावना को इंप्रूव करने की बात करता है। तो इसका बैकग्राउंड आप लोगों ने बच्चों समझ लिया होगा कि दुनिया के सारे लोगों को, विश्व को एक संदेश देना है भाईचारा का। चलिए, बड़ी बेहतरीन कविता है। अब मैं आपको कविता की ओर ले चलता हूं। यह आपके वर्ड मीनिंग है, आप इसको देखेंगे और आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, इससे कविता थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं केवल कंटेंट की बात नहीं करता हूं, मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं, मैं इस कविता के लिखने के पीछे की फीलिंग की बात करता हूं। इसलिए मेरी कविताएं का वीडियो थोड़ा बड़ा होता है। तो 2 पार्ट में वीडियो आएगा। आज पहला पार्ट मैं आपके बीच रख रहा हूं। बड़ा यूनिक एक सोच, एक काल्पनिक सोच कवि ने क्रिएट करने का प्रयास किया है। आखिर पूरी दुनिया के लोगों को एक मंच पर कैसे लाया जाए। तो कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब कविता पर आपके पास बुक है, आप लाइन बाय लाइन देखेंगे। कवि कहता है कि अब मैं 12 तक की गिनती करूंगा और हम सब चुप रहेंगे। पहली लाइन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला 2-3 क्वेश्चन यहां राइज हो जाता है कि व्हाट डज पोएट टेल अस। तो पहला ही कहता है कि द पोएट टेल्स अस टू कीप क्वाइट। कवि हमें चुप रहने की बात करते हैं। फिर 12 तक की गिनती की बात करता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डज पोएट वांट टू काउंट ओनली 12। केवल 12 तक की गिनती की बात क्यों करता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो ऐसा कोई जवाब नहीं है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा कि साल में 12 महीने होते हैं और घड़ी में समय को मापने के लिए भी जो सिंबल होता है,
जो साइन होता है वो भी 12 है। तो या तो कभी 12 महीने की बात कर रहे हैं या कभी 12 घंटे की बात कर रहे हैं। तो अगर ये पूछे कि कभी 12 तक की गिनती क्यों करना चाहते हैं, तो आपको लिखना द पोएट वांट्स टू काउंट ओनली 12 बिकॉज देयर आर ओनली 12 साइंस ऑन ये क्लॉक टू मेजर टाइम। समय को मापने के लिए घड़ी में मात्र 12 के संकेत होते हैं। यानी कभी इनडायरेक्टली दुनिया के सारे लोगों को कहता है कि 12 तक की मैं जब तक गिनती समाप्त न कर लूं, आई मीन until I finish the counting of 12, you have to maintain silence. आपको शांति, चुप्पी रखनी। बिल्कुल क्लियर? अब for once on the face of the earth, ध्यान दीजिएगा, अर्थ मतलब पूरी दुनिया की बात कभी कर रहा है। The poet is not talking only about his own country. The poet is not talking about the people of his own country. He is talking about the whole world. पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। इसलिए कहता है for once on the face of the earth, पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा होगा, let's not speak in any language. शांति का मतलब कभी कहता है पहली बार मैं चाहूंगा कि दुनिया के लोग किसी भी भाषा का प्रयोग न करें। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। फिर एक क्वेश्चन यहां छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले बता दिया था कि अगर आप मेरे वीडियो को बढ़िया से वॉच करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन रेज किया जा सकता है सबका आंसर पढ़ाई के दौरान भी मैं आपको देता हूं। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई डज पोएट टेल अस नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। तो हम जानते हैं कि दुनिया में अनेक भाषाएं हैं एंड मेनी टाइम्स पीपल फाइट टू वन अनदर, डिस्कस विथ वन अनदर in the name of language. Minor issues, लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते हैं। हम भाषा के नाम पर, हम जाति के नाम पर, हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। टुडे द पोएट वांट्स नो क्लैश, नो फाइट। So he says us, please, एक 12 तक की गिनती के लिए आप कोई भाषा का प्रयोग न करें। प्यारे बच्चों, आप जैसे जैसे कविता में आगे बढ़ोगे कवि की फीलिंग को समझोगे। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Let's stop for 1 second. मैं चाहता हूं थोड़े पल के लिए आप बंद कर दें। नॉट मूव आवर आर्म। अब आर्म्स हैज 2 मीनिंग्स हियर। एक तो आर्म्स का मतलब बाहें, भुजा, जिससे हम एक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो फर्स्ट द पोएट टेल्स अस टू स्टॉप आवर आर्म, मतलब आज कभी हमें कोई भी काम करने की सलाह नहीं देते। रोक दो एक दिन के लिए सारा चीज, क्योंकि सारे परेशानियों का जड़ काम 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 है। आज किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, बस टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर किसी के पास टाइम नहीं है। भैया टाइम क्यों नहीं है? यानी आप अपनी जिंदगी के पीछे इतनी तीव्र गति से भाग रहे हो कि समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। तो क्यों समय नहीं है? क्योंकि आपके पास काम है।
तो पहला कवि का रिक्वेस्ट है कि आज काम छोड़ दो। इसलिए ना हमारे पूर्वजों ने साल में एक संडे क्यों बनाया है? संडे इसलिए बनाया गया है ताकि हम सारे काम को छोड़कर छुट्टियां मनाएं, और छुट्टियां मनाने का मतलब आज हम अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ समय बिताएं, क्वालिटी टाइम इंप्रूव करें। लेकिन आज इस आधुनिक युग में संडे भी गॉन हो गया, संडे भी हम लोगों को फुर्सत नहीं है। तो कहता एक तो आर मतलब होता है कि आप अपनी भुजाओं को रोक दो यानी काम छोड़ दो, एंड सेकेंड आर्म्स का मतलब बंदूक, वेपन्स। तो रोज जो गोलियां चल रही है, आज हम लोग देखते हैं कि गलवान, चाइना और भारत के बीच गलवान के नाम पर कितना बड़ा क्लैश चल रहा है। LOC, LAC, हम लड़ रहे हैं। आज भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, चाइना अमेरिका, तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। यही चीज कभी हमें समझाना चाहता है कि केवल एक चिंगारी की आवश्यकता है, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी अगर मानव ने मानव के बारे में नहीं सोचा तो पहला तो कहता है कि आप आज काम छोड़ दो, और दूसरा मीनिंग यह हो सकता है कि जो बंदूकें जो चल रही है, जो वेपन्स चल रहे हैं, आज भर के लिए उसको रोक दो। यानी थ्रू द सेकेंड स्टेंजा द पोएट एडवाइजेस अस नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, not to move our arms, so that we could take rest and think about the humanity, about our children, about our family members, about the society. Next, तो समझ गए होंगे, कभी कहता है कि जब तक मैं 12 तक गिनती न करूं तब तक हम सब शांत रहें। दुनिया में पहली बार ऐसा होगा, मैं चाहूंगा कि कोई किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि भाषा के नाम पर जो लड़ाइयां होती है वो भी लड़ाई मुझे नहीं चाहिए, और थोड़ी देर के लिए आप अपनी भुजाओं को रोक दें। लेट्स मूव। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, बड़ा अनोखा पल होगा, बड़ा विचित्र पल होगा। आप सोचिए कि पूरी दुनिया को यह मैसेज है कि आज किसी को कोई काम नहीं करना है। नोबडी हैज टू डू any work today, everybody has to take rest. आज सबको घर पर रहना है, किसी को काम पर नहीं जाना है। तो कहता है यह एक बड़ा ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक अजीब पल होगा, विदाउट रस, विदाउट इंजन, न कोई गाड़ियां चलेगी और न कोई भीड़ होगा। प्यारे बच्चों, अभी कोरोना ने पूरी विश्व को रोक दिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब पूर्ण लॉकडाउन था तो दिल्ली के नजदीक जो जमुना है, कहा जाता है कि जमुना का पानी लॉकडाउन के पहले मुंह में लेना तो दूर, उसके नजदीक जाना भी बड़ा दुर्लभ होता था, इतना पोल्यूटेड वाटर हो गया था। लेकिन इस लॉकडाउन ने विश्व को बहुत घाटा हुआ, हमें बहुत घाटा हुआ, यह अलग बात है। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिविटी के बारे में सोचें तो इस लॉकडाउन में भी कितने अच्छे अच्छे काम हुए। पूरा पर्यावरण साफ हो गया, नदियों का पानी निर्मल हो गया, और हम जैसे गौण टीचर कितने, जिनको लोग केवल देवघर में जानते थे, अब पूरी दुनिया जानने लगी है, क्योंकि आज हम दुनिया के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। यह मौका भी हमें कोरोना ने ही दिया है। इसलिए कहा जाता है कि रियल जो फाइटर होता है वो चैलेंजेज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अरे
अगर मंजिल आसान हो तो पाना तो सब कोई भी पा सकता है, लेकिन मजा तो उसमें है जब हम दुर्लभ चीजों को अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने डेडिकेशन से प्राप्त करते हैं। तो कहता विदाउट रस, कल्पना कीजिए कहीं कोई, जब लॉकडाउन था कहीं कोई भीड़ नहीं थी, आज भी कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, गाड़ी जब नहीं चलती तो कितने लोगों को कितना परेशानी होती है। लेकिन क्या आपने, मान लिया जाए हम कल्पना करते हैं, केवल देवघर की बात करते हैं, क्या इस देवघर में कोई गाड़ी नहीं चले तो घाटा जो होगा वो तो होगा। लेकिन अगर इसके पॉजिटिव चीज के बारे में सोचें तो क्या कोई ऐसा दिन है जो एक्सीडेंट से लोग रोड एक्सीडेंट में नहीं मारे जाते हैं? ये कोरोना से ज्यादा लोग तो एक्सीडेंट से मरते हैं। तो एक तो फायदा क्या होगा कि अगर आज कहीं कोई काम नहीं होगा तो जो लोग आज एक्सीडेंट से मरने वाले थे उसकी जान बच जाएगी, बचेगी ना। मान लीजिए आज टावर चौक पर मेरा एक्सीडेंट होना हो और आज शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए तो क्या कल मेरा टावर चौक पर एक्सीडेंट होगा क्या? क्योंकि एक्सीडेंट तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की गलती से होता है। तो विदाउट रस कहीं कोई भीड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन कहीं कोई, आज न फैक्ट्री चलेंगे, ना आज संकल्प खुला रहेगा, न स्कूल खुलेंगे, न बाजार खुलेगा, न कोई गाड़ी चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, बिल्कुल अनोखापन होगा, है ना। तो कभी द पोएट वांट्स टू क्रिएट एन एक्सोटिक मोमेंट, एक यूनिक पल क्रिएट करना चाहता है जहां कोई भीड़ नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई काम नहीं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है कि आज हम सब एक विचित्र अनोखे पल में एक साथ होंगे। अब देखिए इसका फायदा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। आज मछली मारने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा यहां भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट विल फिशरमैन डू टुडे? फिशरमैन विल नॉट गो टू द सी टू हार्म व्हेल्स। आज मछुआरा मछली मारने के लिए समुद्र नहीं जाएगा, आज व्हेल मछलियों को हार्म नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी न केवल मानव बल्कि सारे जीव जंतुओं की भी चिंता है। आप कल्पना करो बच्चों, एक नदी में रोज जाल फेंके जाते हैं और रोज मछलियां फंसती है, मछलियों की जान जाती है। अगर उस नदी में जाल फेंका न जाए तो कितनी मछलियों की जान बच जाएगी? कितने दिन के लिए? केवल एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि आज जो मछलियां फंसने वाली थी ये जरूरी नहीं है कि कल भी वही फंसना है। तो कभी कहता है आज मछुआरा मछलियों को क्षति पहुंचाने के लिए समुद्र नहीं जाएगा। और एक बड़ा सुंदर मैसेज इस लाइन के द्वारा, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। व्हाट विल द मैन गैदरिंग साल्ट डू टुडे? दे विल टेक रेस्ट एट देयर होम एंड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स। यानी नमक की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, नमक संग्रह करने वाले मजदूर लोग, क्योंकि आज छुट्टी है, आज काम पर नहीं जाना है, तो कम से कम आज उन्हें अपने जख्म को देखने का मौका मिल जाएगा। अब देखिएगा, ये जो जख्म जो है, ये जो घाव है, ये शरीर के घाव नहीं, समाज में कितने सारे घाव बिखरे पड़े।
तो कवि कहता है कि जिस काम के चलते आप के कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, कितनी सारी दुश्मनी आपको लोगों से हो गई है, कितने सारे लोग आज आपसे रूठ गए हैं, आज मौका है, आज शांति है, आज घर पर बैठना है, तो आज हमें वक्त है उन लम्हों को याद करने का, उन लम्हों को जीने का जो कभी हम अपने परिवार के साथ जीते थे। तो कभी कहता है कि जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, बेचारे उनको ये फुर्सत नहीं है कि वो अपने जख्म को देख सके। दे कैन रियलाइज देयर इंजुरीज, बिकॉज व्हेनेवर यू रियलाइज योर इंजुरीज, दैट टाइम यू गेट द ट्रीटमेंट। क्योंकि आपको जब आप घाव पता चलता है, घाव जब आपको टीसता है, तब आप उसका इलाज करते हैं, उसका उपचार करते हैं। तो कवि कहता है कम से कम नमक की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अपने जख्म को देखने का आज मौका मिलेगा, महसूस कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बड़ा शानदार कविता थी है ये। आगे आधी कविता और बाकी है, अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। निश्चित रूप से आपको मजा आया होगा और मैंने जो आपको टास्क दिया है, सो प्लीज कंटिन्यू दैट टास्क। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। सॉरी, मैं चाहूंगा आपने स्क्रीनशॉट शायद बढ़िया से नहीं लिया है, आप पूरे बोर्ड का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें और जो न्यू वर्ड्स हैं या जो नई बातें हैं आप कॉपी में उतार लेंगे। थैंक यू।